नमस्ते। आज हम भारतीय संसद के कामकाज की उस मशीनरी को समझने की कोशिश करेंगे जो हमें टीवी पर अक्सर नहीं दिखती। मतलब वो नियम और प्रक्रियाएं जो तय करती हैं कि संसद कब चलेगी, कब रुकेगी और कोई कानून कैसे बनेगा या रास्ते में ही दम तोड़ देगा। बिल्कुल, ये संसद का रूल बुक ऐसा कह सकते हैं। और ये सिर्फ नियमों की एक सूखी लिस्ट नहीं है। हर नियम के पीछे एक मकसद है, कहानी है। अच्छा। आज हम इसी रूल बुक के कुछ सबसे दिलचस्प पन्नों को पलटेंगे, स्थगन से लेकर विघटन तक और स्पीकर की शक्तियों से लेकर सांसदों के विशेषाधिकारों तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि संसद की कार्रवाई को रोकने के क्या-क्या तरीके हैं। हाँ, मैंने दो शब्द सुने हैं जो बहुत इस्तेमाल होते हैं, स्थगन यानी एडजर्नमेंट और सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन। सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर मुझे लगता है इनमें बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, स्थगन को आप एक क्लास के बीच में हुए लंच ब्रेक की तरह समझ सकते हैं। अच्छा, लंच ब्रेक की तरह। हाँ, स्पीकर या सभापति कहते हैं, आज की बैठक यहीं समाप्त होती है, हम कल सुबह 11 बजे फिर मिलेंगे। इससे सिर्फ उस दिन की बैठक रुकती है, पूरा सत्र नहीं। तो मतलब जो भी बिल या प्रस्ताव हैं वो सब वैसे के वैसे ही रहेंगे। वैसे के वैसे ही रहते हैं, उन पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो स्थगन एक तरह से पॉज बटन दबाने जैसा है। तो फिर सत्रावसान क्या है? क्या वो स्टॉप बटन है? आप उसे गर्मी की छुट्टियों की तरह समझ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सत्रावसान यानी प्रोरोगेशन का मतलब है कि पूरा सत्र ही समाप्त हो गया, जैसे मॉनसून सत्र या शीतकालीन सत्र खत्म। और ये छुट्टियां क्लास टीचर नहीं करते? नहीं, ये छुट्टियां क्लास टीचर यानी पीठासीन अधिकारी नहीं, बल्कि प्रिंसिपल यानी भारत के राष्ट्रपति घोषित करते हैं। इसका असर क्या होता है? क्या बिल भी खत्म हो जाते हैं इसमें? नहीं, विधेयकों पर इसका भी कोई असर नहीं होता, वो सुरक्षित रहते हैं। लेकिन एक बड़ा असर होता है। वो क्या? सत्र के दौरान सदस्यों ने जो भी काम करने के लिए सूचनाएं यानी नोटिसेस दिए होते हैं, वो सब लैप्स हो जाते हैं, मतलब रद्द हो जाते हैं। अगले सत्र में सब कुछ नए सिरे से शुरू करना पड़ता है। ओह, तो सारी मेहनत बेकार। हाँ, ज्यादातर। हालांकि अगर कोई नया विधेयक पेश करने का नोटिस है, तो वो बचा रहता है। तो बैठक रुक सकती है, सत्र खत्म हो सकता है, लेकिन क्या पूरी लोकसभा ही समाप्त हो सकती है? मेरा मतलब है विघटन या डिसोल्यूशन से। ये तो सबसे बड़ा कदम हुआ। हाँ, विघटन का मतलब है लोकसभा के जीवन का ही अंत। लेकिन यहाँ एक बात साफ कर दें कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। बिल्कुल, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, एक परमानेंट हाउस। वो कभी भंग नहीं होती। विघटन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा का होता है। और ये होता कैसे है? इसके दो ही तरीके हैं। पहला, जब 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए तो विघटन अपने आप हो जाता है। ठीक है। दूसरा, अगर सरकार को लगे कि उसे दोबारा चुनाव में जाना चाहिए, तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति समय से पहले भी सदन को भंग कर सकते हैं। और ये फैसला वापस नहीं लिया जा सकता? नहीं, ये अपरिवर्तनीय है। एक बार लोकसभा भंग हुई, मतलब हुई। और इसका असर बिलों पर क्या होता होगा? ये तो विधेयकों के लिए एक तरह से न्यूक्लियर ऑप्शन जैसा लगता है। बिल्कुल, लोकसभा भंग होते ही उसके सामने रखे लगभग सारे काम खत्म हो जाते हैं। जी। खासकर दो तरह के विधेयक तो निश्चित रूप से समाप्त यानी लैप्स हो जाते हैं। कौन कौन से? पहला, कोई भी बिल जो लोकसभा में पेंडिंग है, चाहे वो लोकसभा में ही पेश हुआ हो या राज्यसभा से पास होकर आया हो, अगर वो लोकसभा की मेज पर है तो वो खत्म। और दूसरा, ये ज्यादा दिलचस्प लगता है। दूसरा वो विधेयक है जिसे लोकसभा ने तो बड़ी मेहनत से पास कर दिया, लेकिन वो राज्यसभा में जाकर अटक गया। अच्छा। अब जब तक राज्यसभा उस पर फैसला लेती, लोकसभा ही भंग हो गई। ऐसा विधेयक भी समाप्त हो जाएगा। और इसके पीछे का तर्क बड़ा गहरा है। क्या तर्क है इसके पीछे? ये तो लोकसभा की मेहनत पर पानी फेरने जैसा है। तर्क ये है कि जिस लोकसभा ने उस बिल को अपनी सहमति दी थी, वो अब खुद ही अस्तित्व में नहीं है। है ना? हाँ, बात तो सही है। जनता ने एक नई लोकसभा को अपना मैंडेट दिया है, इसलिए ये माना जाता है कि उस बिल पर अब नए सदन की इच्छा जानना जरूरी है, पुरानी लोकसभा की नहीं। तो सरल शब्दों में, जो बिल लोकसभा से जुड़ा है, वो लोकसभा के साथ ही खत्म हो जाता है। एकदम सही। लेकिन कुछ अपवाद भी तो होंगे। क्या कोई ऐसी स्थिति है जिसमें लोकसभा भंग होने के बाद भी कोई विधेयक बच जाता है? हाँ, 4 खास परिस्थितियां हैं जहां विधेयक बच जाता है। पहली, अगर किसी बिल पर दोनों सदनों में झगड़ा हो गया हो और राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग होने से पहले ही संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग बुलाने का ऐलान कर दिया हो।
अच्छा, तो नोटिफिकेशन पहले आना जरूरी है। हाँ, ये जरूरी है। दूसरा, कोई ऐसा बिल जो राज्यसभा में पेश हुआ और वहीं पेंडिंग है और अभी तक लोकसभा तक पहुंचा ही नहीं, जाहिर है लोकसभा के भंग होने का उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और बाकी दो कौन सी परिस्थितियां हैं? तीसरा, वो बिल जिसे दोनों सदनों ने पास कर दिया है और वो राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा गया है। और चौथा, ऐसा बिल जिसे राष्ट्रपति ने पुनर्विचार के लिए सदनों को लौटाया हो। तो इन चारों मामलों में विधेयक नई लोकसभा के आने का इंतजार करता है, वो लैप्स नहीं होता। बिल्कुल। तो एक बिल का भविष्य इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि लोकसभा का कार्यकाल कब खत्म हो रहा है। ये मुझे उस लोकसभा के आखिरी सत्र की याद दिलाता है जिसे संक्रमण काल कहते हैं। उस समय माहौल कैसा होता होगा, खासकर उन सांसदों के लिए जो चुनाव हार चुके हैं। उन्हीं को लेम डक्स कहते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल, संक्रमण काल यानी मौजूदा लोकसभा का आखिरी सत्र, और लेम डक्स वो सदस्य होते हैं जिन्हें पता है कि वो नई लोकसभा में वापस नहीं आ रहे। ये एक दिलचस्प दौर होता है जब राजनीतिक समीकरण बदल रहे होते हैं। चलिए अब उस समय पर आते हैं जब संसद चल रही हो। मैंने सुना है कि दिन का पहला घंटा सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रश्नकाल, लेकिन संसद में सवाल पूछने के भी अलग अलग तरीके हैं। हाँ, सवाल पूछने के तरीके उसके मकसद पे निर्भर करते हैं। मुख्य रूप से 3 तरह के सवाल होते हैं। पहला है तारांकित प्रश्न, यानी स्टार्ड क्वेश्चन, जिस पे स्टार बना होता है। हाँ, इसका मतलब है कि सदस्य मंत्री से सदन में खड़ा होकर मौखिक जवाब चाहता है, ताकि सदस्य तुरंत फॉलो अप सवाल पूछ सकें, है ना? एग्जैक्टली जिन्हें हम पूरक सवाल कहते हैं, ताकि मंत्री गोलमोल जवाब देकर बच ना सके। और दूसरा? वहीं दूसरी तरफ है अतारांकित प्रश्न, यानी अनस्टार्ड क्वेश्चन। इसका जवाब लिखित में दिया जाता है और सदन की मेज पर रख दिया जाता है। अच्छा, इसमें आंकड़े और विस्तृत जानकारी होती होगी। हाँ, लेकिन इस पर तुरंत पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। और एक अल्प सूचना प्रश्न भी होता है। हाँ, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जब कोई मामला बहुत जरूरी हो और 10 दिन का इंतजार नहीं किया जा सकता, तो सदस्य कम समय का नोटिस देकर भी सवाल पूछ सकता है। इसका जवाब भी मौखिक ही होता है। तो संसद में एक सामान्य दिन की शुरुआत सुबह 11 बजे प्रश्नकाल से होती है, लेकिन 12 बजते ही एक और दिलचस्प दौर शुरू होता है जिसे कहते हैं शून्यकाल या 0 आवर। ये नाम ही बड़ा रहस्यमयी लगता है। और ये है भी खास। शून्यकाल पूरी तरह से एक भारतीय नवाचार है। ये दुनिया के किसी और संसद की देन नहीं, हमारी अपनी परंपरा है जो 1962 से चली आ रही है। अच्छा, और इसका संसद के नियमों में कोई जिक्र नहीं है? कोई जिक्र नहीं है। ये प्रश्नकाल के ठीक बाद और सदन के तय एजेंडा के शुरू होने से पहले का समय होता है। तो इसकी खासियत क्या है? इसकी सबसे बड़ी ताकत ये है कि इसमें सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के राष्ट्रीय महत्व के जरूरी मामले उठा सकते हैं। ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है, जहां सदस्य अपने क्षेत्र या देश की कोई बड़ी चिंता तुरंत सदन के सामने रख सकते हैं। तो संसद में सिर्फ सवाल जवाब नहीं होते, सदस्यों के पास सरकार पर दबाव बनाने या सदन की कार्रवाई को दिशा देने के और क्या तरीके होते हैं? मैंने कुछ प्रस्तावों के बारे में सुना है। हाँ, प्रस्ताव यानी मोशंस बहुत शक्तिशाली टूल होते हैं। जैसे एक है समापन प्रस्ताव या क्लोजर मोशन। ये क्या होता है? अगर किसी मुद्दे पर जरूरत से ज्यादा लंबी बहस चल रही हो, तो कोई सदस्य ये प्रस्ताव ला सकता है कि अब बस बहस बंद करो और वोटिंग कराओ। ये बहस को संक्षिप्त करने का तरीका है। और अगर किसी मंत्री का ध्यान किसी जरूरी मुद्दे पर खींचना हो तो? उसके लिए है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या कॉल अटेंशन मोशन। सदस्य इस प्रस्ताव के जरिए किसी जरूरी सार्वजनिक महत्व के मामले पर संबंधित मंत्री का ध्यान खींचते हैं और मंत्री को उस पर आकर बयान देना पड़ता है। और एक और दिलचस्प चीज है व्यवस्था का प्रश्न, यानी पॉइंट ऑफ ऑर्डर। हाँ, अच्छा, तो व्यवस्था का प्रश्न एक तरह से रेफरी की सीटी बजाने जैसा है। जैसे कोई सदस्य बीच में ही खड़ा होकर कहे, 1 मिनट स्पीकर सर, नियम के हिसाब से ये सही नहीं हो रहा है। क्या ये ऐसा होता है? और आपने बिल्कुल सही समझा। जब किसी सदस्य को लगता है कि सदन की कार्यवाही नियमों के हिसाब से नहीं चल रही, तो वो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा सकता है। फैसला सुनाते हैं कि नियम का उल्लंघन हुआ है या नहीं। ये तो हुए रोजमर्रा के काम के प्रस्ताव, लेकिन कुछ बड़े प्रस्ताव भी तो होते होंगे जो सरकार को हिला सकते हैं, जैसे स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। ये दोनों सरकार को घेरने के सबसे बड़े हथियार हैं। स्थगन प्रस्ताव यानी एडजॉर्नमेंट मोशन किसी बेहद जरूरी और हाल ही में हुई घटना पर चर्चा के लिए लाया जाता है। ये इतना गंभीर होता है? हाँ, ये इतना गंभीर होता है कि इसे स्वीकार करते ही सदन का सारा सामान्य कामकाज रोक दिया जाता है और सिर्फ उसी मुद्दे पर 2.5 घंटे बहस होती है। और इसे लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए और ये सिर्फ लोकसभा में आ सकता है। सिर्फ लोकसभा में क्यों?
क्योंकि इसमें सरकार की निंदा यानी सेंसर का तत्व शामिल होता है और सरकार सामूहिक रूप से सिर्फ लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है, राज्यसभा के प्रति नहीं। अच्छा, इसी तर्क पर अविश्वास प्रस्ताव भी सिर्फ लोकसभा में आता है। हाँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी सिर्फ लोकसभा में ही आता है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के लिए कोई कारण बताने की जरूरत क्यों नहीं होती? ये तो बहुत अजीब है। क्या विपक्ष सिर्फ इसलिए सरकार गिराने की कोशिश कर सकता है क्योंकि उनका मन कर रहा है? इसके पीछे का तर्क ये है कि सरकार को सत्ता में बने रहने के लिए हर समय लोकसभा का विश्वास हासिल होना चाहिए। ठीक है। अगर 50 सांसद भी खड़े होकर कह दें कि हमें सरकार पर भरोसा नहीं है, तो सरकार का ये फर्ज बन जाता है कि वो सदन में अपना बहुमत साबित करे। कारण महत्वपूर्ण नहीं है, सदन का विश्वास महत्वपूर्ण है। और ये किसी एक मंत्री के खिलाफ नहीं होता? नहीं, ये पूरी मंत्रिपरिषद के खिलाफ आता है। अगर ये पास हो जाए तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण की। हर साल बजट सत्र की शुरुआत में और हर चुनाव के बाद हम राष्ट्रपति को दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हुए देखते हैं। इसका क्या महत्व है? ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। अनुच्छेद 87 के तहत ये एक विशेष अभिभाषण होता है। ये असल में सरकार का ही भाषण होता है जिसे राष्ट्रपति पढ़ते हैं। मतलब सरकार का रिपोर्ट कार्ड? हाँ, एक तरह से। इसमें सरकार अपने पिछले साल की उपलब्धियां और आने वाले साल की नीतियों और कार्यक्रमों का खाका पेश करती है। ये एक तरह से सरकार का एजेंडा सेट करता है। और इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव आता है। मैंने सुना है कि ये सरकार के लिए एक तरह की अग्नि परीक्षा होता है। बिल्कुल, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दोनों सदनों में बहस होती है और फिर धन्यवाद प्रस्ताव पर वोटिंग होती है। और लोकसभा में इसका पास होना बहुत जरूरी है। बेहद जरूरी। अगर धन्यवाद प्रस्ताव गिर जाता है तो इसका मतलब है कि सरकार ने सदन का विश्वास खो दिया है। इसे सरकार की हार माना जाता है और इसके बाद सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है। ये बहुत दिलचस्प है। अब एक और अनुच्छेद पर आते हैं जो हमेशा मुझे थोड़ा उलझाता है। अनुच्छेद 88 जो मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकारों से जुड़ा है। क्या कोई मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य है लोकसभा में आकर भाषण दे सकता है? हाँ, बिल्कुल दे सकता है। यही अनुच्छेद 88 की खासियत है। कोई भी मंत्री किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है, बोल सकता है, संसदीय समिति का सदस्य बन सकता है। लेकिन वोट कहाँ देगा? जब वोट देने की बारी आएगी तो वो सिर्फ उसी सदन में वोट दे सकता है जिसका वो सदस्य है। और महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का क्या? वो तो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। उनका मामला तो और भी अनोखा है। अटॉर्नी जनरल संसद के सदस्य न होते हुए भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बोल सकते हैं। अच्छा। किसी भी संसदीय समिति की बैठक में हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन चूंकि वो सदस्य नहीं है इसलिए उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होता। वो सरकार का पक्ष रखने के लिए वहां होते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो इस पूरी मशीनरी को चलाते हैं, संसद के अधिकारी। पहले राज्यसभा के सभापति की बात करते हैं। हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति ही सभापति होते हैं। हाँ, वो पदेन सभापति यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। इसका मतलब है जो भी भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। लेकिन वो सदन के सदस्य नहीं होते। ये बहुत जरूरी बात है। वो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, इसलिए वो किसी भी मुद्दे पर पहली बार में वोट नहीं दे सकते। तो वो वोट कब देते हैं? वो सिर्फ तब वोट देते हैं जब किसी प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष में बराबर बराबर वोट पड़ जाएं, यानी टाई हो जाए। उस टाई को तोड़ने के लिए वो जो वोट देते हैं उसे निर्णायक मत या कास्टिंग वोट कहते हैं। और उपसभापति का चुनाव कैसे होता है? क्या वो सभापति के अधीन काम करते हैं? नहीं, उपसभापति को राज्यसभा अपने सदस्यों में से ही चुनती है और वो सभापति के अधीनस्थ नहीं बल्कि सीधे राज्यसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। और उन्हें हटाने की प्रक्रिया? समस्त सदस्यों का बहुमत से प्रस्ताव पास करना होता है। ये तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होता है? इसे सरल भाषा में समझाएंगे। इसका सीधा सा मतलब है सदन की उस समय की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। मान लीजिए सदन की कुल सीटें 245 हैं, लेकिन 5 सीटें खाली हैं। तो सदस्य संख्या हुई 240। हाँ, तो 240 का बहुमत यानी 121 वोट चाहिए होंगे। इसमें कुल सीटों को नहीं बल्कि उस समय भरी हुई सीटों को गिना जाता है। बहुत साफ तरीके से समझ आया। अब लोकसभा के एम्पायर यानी स्पीकर की बात करते हैं। इस पद का तो एक लंबा इतिहास रहा है। हाँ, 1921 में पहले स्पीकर बने थे फ्रेडरिक व्हाइट, लेकिन पहले भारतीय निर्वाचित स्पीकर 1925 में बने विट्ठल भाई पटेल। और आजाद भारत के? आजाद भारत की पहली लोकसभा के पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर, जो बहुत सम्मानीय माने जाते हैं। और इनका चुनाव कैसे होता है? नई लोकसभा बनने के बाद सदस्य अपने में से ही किसी एक को स्पीकर चुनते हैं और चुनाव की तारीख राष्ट्रपति तय करते हैं। स्पीकर की सबसे बड़ी शक्ति क्या है?
मैंने धन विधेयक के बारे में कुछ सुना है। हाँ, ये उनकी सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। कोई विधेयक धन विधेयक यानी मनी बिल है या नहीं, इस पर स्पीकर का फैसला आखिरी होता है। और उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते? किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि धन विधेयक पर राज्यसभा की शक्तियां बहुत सीमित होती हैं। इसके अलावा और क्या शक्तियां हैं? वो सदन की व्यवस्था बनाए रखते हैं, टाई होने पर निर्णायक मत देते हैं, और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जैसी कई शक्तिशाली समितियों के अध्यक्ष होते हैं जो तय करती हैं कि सदन में किस मुद्दे पर कब और कितनी बहस होगी। और प्रोटेम स्पीकर कौन होते हैं? ये पद तो कुछ ही दिनों के लिए होता है। जब नई लोकसभा चुनकर आती है तो उसके पास अपना स्थायी स्पीकर नहीं होता। तब राष्ट्रपति सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से किसी एक को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। और उनका काम क्या होता है? सिर्फ 2 काम, सभी नए सांसदों को शपथ दिलाना और नए स्पीकर के चुनाव की प्रक्रिया पूरी करवाना। जैसे ही नया स्पीकर चुन लिया जाता है, प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप समाप्त हो जाता है। हम संसद की प्रक्रियाओं और अधिकारियों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब मुमकिन कैसे होता है? मेरा मतलब हर सदस्य को शपथ लेनी होती है और सदन चलने के लिए एक न्यूनतम संख्या भी तो चाहिए होती होगी। बिल्कुल। अनुच्छेद 99 के तहत हर सदस्य को राष्ट्रपति या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होती है। और अनुच्छेद 100 कहता है कि सदन की कोई भी कार्यवाही तब तक वैध नहीं मानी जाएगी जब तक गणपूर्ति यानी कोरम पूरा ना हो। और ये कोरम कितना होता है? सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा, यानी लोकसभा के मामले में लगभग 55 सांसद और राज्यसभा में 25 सांसद। और अगर इससे कम हुए तो? अगर इससे कम सदस्य मौजूद हैं तो स्पीकर या सभापति का ये कर्तव्य है कि वो या तो सदन को स्थगित कर दें या तब तक घंटी बजाते रहें जब तक कोरम पूरा न हो जाए। हमने बात की कि पूरी लोकसभा कैसे भंग होती है, लेकिन किसी एक सदस्य की सदस्यता कैसे जा सकती है? अयोग्यता के क्या आधार है? इसके 2 मुख्य स्रोत हैं। पहला, संविधान का अनुच्छेद 102। इसमें क्या लिखा है? ये कहता है कि अगर कोई सदस्य लाभ का पद धारण करे, दिमागी तौर पर अस्वस्थ हो, दिवालिया हो या भारत का नागरिक न रहे तो उसकी सदस्यता जा सकती है। इस पर आखिरी फैसला राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सलाह पर लेते हैं। और दूसरा स्रोत? दूसरा स्रोत है जनप्रतिनिधित्व कानून 1951, जिसमें भ्रष्टाचार या 2 साल से ज्यादा की सजा जैसे आपराधिक मामलों को आधार बनाया गया है। और सबसे चर्चित दलबदल कानून, 10वीं अनुसूची। हाँ, दल बदल के आधार पर अयोग्यता का फैसला सदन के पीठासीन अधिकारी यानी स्पीकर या सभापति करते हैं। इसके आधार क्या है? इसके 2 मुख्य आधार हैं। या तो सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ दे या फिर पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर वोट करें। और क्या स्पीकर के फैसले को चुनौती दी जा सकती है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि स्पीकर के फैसले की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अंत में सांसदों को अपना काम बिना किसी डर के करने के लिए कुछ खास कवच भी तो मिले होंगे। ये विशेषाधिकार क्या है? हाँ, अनुच्छेद 105 उन्हें कुछ बहुत महत्वपूर्ण विशेषाधिकार देता है। सबसे बड़ा है संसद में वाक स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसका मतलब? किसी सांसद ने सदन के अंदर अपने भाषण में क्या कहा या किस पक्ष में वोट दिया, इस आधार पर उस पर देश की किसी भी अदालत में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। और गिरफ्तारी से छूट के बारे में क्या नियम है? क्या किसी सांसद को सत्र के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता? ये एक आम गलतफहमी है। ये छूट सिर्फ नागरिक मामलों यानी सिविल केसेस में मिलती है, आपराधिक मामलों में नहीं। नहीं। सांसदों को सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले, सत्र के दौरान और सत्र खत्म होने के 40 दिन बाद तक सिविल मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर मामला आपराधिक यानी क्रिमिनल है या निवारक निरोध का है तो ये छूट बिल्कुल लागू नहीं होती। तो इन सब का सार क्या है? ये नियम, ये प्रक्रियाएं, ये पद, ये सब मिलकर संसद की उस मशीनरी को बनाते हैं जो हमारे लोकतंत्र को चलाती है। ये सुनिश्चित करते हैं कि बहस हो, सरकार की जवाबदेही तय हो और देश के लिए सोच समझकर कानून बने। और अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से देखें तो ये सोचना दिलचस्प है कि ये सिर्फ प्रक्रियाएं नहीं है, ये शक्ति के खेल के नियम है। स्पीकर की मनी बिल तय करने की शक्ति हो या किसी बिल के लैप्स होने का नियम, ये सब सरकार के विधायी एजेंडे को रणनीतिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। सही बात है। तो अगली बार जब कोई सदन में हंगामा देखे तो ये जरूर सोचे कि उस हंगामे के पीछे शायद इन्हीं में से किसी नियम का इस्तेमाल करने की कोई रणनीति छिपी हो।